चलो तो पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ वेक्टर्स, और वेक्टर्स में ये पहली वीडियो है और बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कुछ भी आगे मैथमेटिक्स वाला पार्ट बताने से पहले या फिर जो भी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देना चाहता हूँ। और उससे क्या पता लगेगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि ये जो वेक्टर्स जैसी चीज़ है ये क्यों आई फिजिक्स में, इसका कि फिजिक्स में क्या रोल है, इसकी नीड ही क्यों पड़ रही है फिजिक्स में, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। कुछ आने वाली 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आप एकदम समझ जाओगे कि वेक्टर्स को क्यों पिक्चर में लाया गया फिजिक्स में और ये फिजिक्स में इनका क्या रोल है। ठीक है, तो ये सब पता लग जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि आगे कुछ मैथमेटिक्स वाला पार्ट या फिर क्वेश्चंस वाला पार्ट जो भी है उसको करने से पहले या फिर कोई भी थ्योरी कवर करने से पहले, जैसे मैं आपको ये वाली थ्योरी दूंगा नीचे पीडीएफ में जो रीड करने के लिए वेक्टर्स के बारे में तो मैं चाहता हूँ उससे पहले, थ्योरी पे जाने से पहले एक बार समझ लो कि ये वेक्टर जैसी चीज़ क्यों फिजिक्स में आई, ये पैदा ही क्यों हुई। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक कार का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक कार बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके 2 व्हील्स हैं। ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कार किसी ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, ये मैं इसका ट्रैक बना देता हूँ। ठीक है, ये कार का ट्रैक है और ये कार यहाँ पर चल रही है। अभी क्या है, ये कार के पास कुछ मास होगा। ठीक है, मैं वो एम मान लेता हूँ। अब ये कार अभी रेस्ट पर है एकदम, अभी ये कार नहीं चल रही है और इस पर ना कोई फोर्स लग रही है, ना इसको धक्का मार रहा है, ना ये आगे की तरफ स्पीडअप हो रही है, अभी इसको कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, एज्यूम करता हूँ कि कोई ए पर्सन आता है पीछे से और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तो उसको आगे की तरफ धक्का मारूंगा। और एक बी पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो इस सिनेरियो को देख रहा है अपनी आंखों से। उसने बोला चलो ठीक है, मैंने देख लिया। फिर बी पर्सन आया सी के पास, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ बी पर्सन, और वो सी के पास आया और सी बोलता है कि मैं बताता हूँ तुमको क्या हुआ था। वो बोलता है कि मैं तुमको ब्लैक बोर्ड पर बना के बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा से समझ में आएगा तुमको। तो वो एक कार बनाता है वहाँ पर जो कि चल रही थी आगे की तरफ, सॉरी आगे की तरफ नहीं चली थी, जो कि रेस्ट पर थी। ठीक है, और उसने बोला कि एक इंसान था, वो आया, उसने इस पर धक्का लगा दिया। ठीक है, तो सी बोलेगा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेशंस करूं, इस कार की वेलोसिटी निकालूं या एक्सेलरेशन निकालूं या फिर ये कार कहाँ पर कितने टाइम में पहुंचेगी, मैं ये निकालूं, तो ये निकालना मेरे लिए बहुत हार्ड है अभी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी क्लियरली नहीं पता है कि तुमने जो कार बताई है उसके साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बी ने बोला कि अच्छा अगर नहीं पता है तो मैं तुमको इसी सिनेरियो को एक दूसरी तरीके से बताता हूँ। मैं तुमको बताता हूँ कि मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ किसी ब्लैक बोर्ड पे या फिर जैसे भी उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो। 1 सेकेंड। ओके, है ना। तो बी सी को एक्सप्लेन करना चाहता है तो किसी भी डायग्राम पे। ठीक है, ये अब उसने वही डायग्राम दोबारा बनाया। उसने बोला कि ये कार थी और वो किसी ट्रैक पर खड़ी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, ए को नहीं बनाया, उसने बोला कि ए की जगह एक डायरेक्शन बता दो तुमको जिस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो उसने बोला कि इस डायरेक्शन में वो इंसान आया था और उसने फोर्स लगा दिया था आगे की तरफ। अब तो सी ने पूछा कितना फोर्स लगा था, ज़्यादा या कम, कुछ क्वांटिफाई तो करो। तो बी ने बोला कि उसने 15 न्यूटन लगाया। ठीक है, न्यूटन्स में बता दिया उसने 15 न्यूटन। ठीक है, 15 न्यूटन लगाया था। और अगर ए ने लगाया था तो उसने उसका नाम दे दिया ए, ये था, ऐसे लगा था। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने बनाई अभी, ये जिस क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एक वेक्टर बोलते हैं। ये अभी किस चीज़ का वेक्टर है, ये फोर्स को बता रहा है। इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ वेक्टर। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड है कुछ जिसको हम लिखते हैं एफ मोड, ऐसे करके।
और कुछ इसका डायरेक्शन है। मान लिया ये कुछ एन कैप की तरफ डायरेक्शन में था, है ना। अब ये एन कैप, आई कैप, जे कैप जो भी हैं ये मैं थोड़ा आगे वाले लेक्चर्स में लूँगा। अभी तो मैं बस ज्योमेट्रिक में इंटीट्यूशन बता रहा हूँ इसका, है ना, इंट्यूशन बता रहा हूँ ज्योमेट्रिक, वो समझो अभी तो, है ना। तो इसको एफ मॉड करके लिया और साथ में इसका एक डायरेक्शन लिख दिया। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंने एक ये एग्जांपल लिया, फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सिंपल सिनेरियो था, एक मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेता हूँ। जैसे कि मैं एक टेबल लेता हूँ, यहाँ पर ये कोई भी टेबल है ना, ये कोई टेबल है। देखो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि वेक्टर्स क्यों पिक्चर में आए और क्यों नीड पड़ रही है ना। पहले वाले एग्जांपल अपन ने देखा, दूसरे वाले में कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हैं, ये इसका मास m है, m1, और आगे वाले का कुछ मास है m2, इसके ऊपर भी कुछ रखा है m3, और इसके आगे की भी कुछ रखा है m4, ठीक है। ऐसे कुछ सिनेरियो है, मैंने इसको ले लिया और मैं इसको एक ग्रीन सर्कल में बंद कर देता हूँ जी, ऊपर वाले जितने ऑब्जेक्ट्स है ना इसको। अब फिर से एक पर्सन आया ए, उसने बोला कि मैं तो आके इसको धक्का मार दूंगा, उसने इसको धक्का दिया आगे की तरफ। अब फिर से बी यहाँ खड़ा था, बी ने इसको देखा, बी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुमने इसको धक्का मारा, फिर ठीक है। बी गया सी के पास, बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं तुमको डायग्राम बना के बता देता हूँ। तो बी ने एक डायग्राम बनाया जिसमें उसने कुछ बॉक्सेस बनाए यहाँ पर और बताया ऐसे ऐसे हो रहा था। तो फिर सी ने बोला कि ऐसे बताने से ज़्यादा अच्छा है तुम इसी डायग्राम में मेरे लिए वेक्टर बना दो फोर्स का। तो बी ने क्या किया, ठीक है वेक्टर बना देते हैं। तो बी ने क्या किया, ये डायग्राम बनाया, जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको एज्यूम कर लेते हैं जो बी ने बनाया, और सी को बताया कि इस पर्सन को तो हटा दो अभी, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पर एक फोर्स लगा दो इस डायरेक्शन, ऐसे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा था और उसको मैं एफ बोल देता हूँ। उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कम या ज़्यादा लगा था, कैसे लगा था। तो उसने बोला 20 न्यूटन लगा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो मैंने डिनोशन किया उस सिनेरियो का जो उसने किया, ये डिनोशन क्या हो गया, वेक्टर। अब जब सी ने इसको देखा तो सी को पता लगा अच्छा अब तो ठीक बात है, तो अब मैं कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स ने तो सी ने फोर्स से क्या किया, फोर्स को m से डिवाइड कर दिया और एक्सेलरेशन निकाल लिया। किसके लिए, ये जो ग्रीन सर्कल है ना। और भी वो कुछ कैलकुलेशंस कर सकता है आगे, वेलोसिटी निकाल सकता है, वेलोसिटी निकाल सकता है, बता सकता है कि आगे कैसे मूव हो रहा था, ठीक है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। यहाँ पर तो अभी क्या था, ये चीज़ें मैंने कुछ रेस्ट सिनेरियोज में बताई हैं, है ना, रेस्ट सिनेरियोज में। अब एक सिनेरियो और लेते हैं जहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई प्लेग्राउंड है और वहाँ पर कोई भी स्लाइडर लगा हुआ है ना। जैसे ये कोई प्लेग्राउंड है, इसको लिख लेते हैं, ये कोई प्लेग्राउंड है, आसपास बहुत सारी घास है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, दूसरा बच्चा आया है पीछे से ए, उसने बोला चलो मैं तुमको धक्का देता हूँ, तुम आगे की तरफ स्लाइड करो। और एक इंसान बैठा है यहाँ पर नीचे बी, जो कि ये सबको देख रहा है, ठीक है। और एक इंसान अपना सी, जो कि क्या करता है, बी से कुछ बात सुनता है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कुछ चीज़ें, ठीक है। और मान लिया इन दोनों के बीच भी कुछ दूरी है ना, उसको मैं मान लेता हूँ ये दोनों एक दूसरे से ऐसे एक लाइन बना के डिनोट कर देता हूँ उस चीज़ को मैं, डिस्टेंस को। ये जो इनका डिस्टेंस है आपस में, मैं इसको मान लेता हूँ ये कुछ 15 मीटर का है, ठीक। अब जैसे ही ए इसको धक्का देगा आगे की तरफ, ये कहाँ जाएगा, ये जाने लगेगा आगे की तरफ, इस तरफ, नीचे की तरफ। अब अगर बी सी को ये बताए कि मैंने देखा कि किसी बच्चे ने आगे वाले बच्चे को धक्का दिया और वो स्लाइडर पे नीचे की तरफ जाने लगा, तो सी बोलेगा कि इतनी बात से तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ डायग्राम में वेक्टर बना के दिखाओ, है ना। तो
बी ने बोला ठीक है, मैं वेक्टर के हिसाब से बता देता हूँ। बी ने बोला कि ऐसे करके वो कुछ v इजकल टू 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, स्लाइड कर रहा था, ठीक है। और उसने बोल दिया कि चलो मैं मान लेता हूँ कुछ अप्रॉक्सीमेटली ए जो है वो इस पर्सन को जिसको स्लाइड करवाया उसने 10 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाया था। तो कुछ वैल्यूज़ पता लगी, फोर्स की पता लगी। तो यहाँ पर एक फोर्स का वेक्टर डिनोट किया, एक वेलोसिटी का वेक्टर डिनोट किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो पर्सन सी है हमारा, ये जो सी है, वो बोला कि ठीक है अब तुमने क्वांटिटीज अच्छे से डिफाइन करी हैं, डायग्राम में चीज़ें ठीक से पता लग रही हैं, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, ठीक है। अब मैं इस बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि वो कितने टाइम में नीचे आएगा और कितना एक्सेलरेशन होगा उसका नीचे आने का। अगर उसके पास कुछ मास है, मान लीजिए उसके पास m है, ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ। और आगे हम सीखेंगे कि सिर्फ नीचे वाली डायरेक्शन में ही नहीं, नीचे की तरफ उसका कितना एक्सेलरेशन आ रहा होगा, सामने की तरफ किस एक्सेलरेशन से वो आ रहा है ना, और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है कोई चीज़ तो उसके लिए कितना ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रही है और सामने की तरफ किस तरफ से एक्सेलरेशन के लिए जा रही है। तो ये सब भी हम वेक्टर्स की ही हेल्प से कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं अब देखो इसमें क्या है, आप एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से इतना तो समझ गए होगे कि वेक्टर की नीड क्यों पड़ रही है ना। वेक्टर में एक चीज़ और बताता हूँ मैं, हेड और टेल का कंसेप्ट, ये नीचे वाला। फिर बाकी मैं एक एप्लीकेशन वाला पार्ट में आपको थोड़ा लास्ट में बताऊँगा, है ना। हेड और टेल वाला पार्ट और देखते हैं, छोटा सा है बस, कि कोई वेक्टर है, जैसे ये भी कोई वेक्टर है, ये इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर है, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको ए कैप लिख दूँ तो ए कैप मैं इसमें ऐसे लिख दूंगा और ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। चलो अच्छी बात है। फिर ये जो पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। दोनों चीज़ सीख गए। अब इसको यूज़ क्यों करूँ, क्यों ये पिक्चर में आया, क्यों ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मतलब मैं अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताऊँ आपको, अभी इधर ही समझाऊँ, तो मैं उसको कुछ ऐसे बता सकता हूँ कि अगर मैं ए वेक्टर लिया यहाँ पर और एक और बी वेक्टर लिया मैंने इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर, और मैं बोलूँ कि मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, हमेशा याद रखना हेड टू टेल ही ज्वाइन करना है वेक्टर्स को, ठीक है। और वेक्टर्स को उठा के ज्वाइन करते टाइम, या फिर पेंसिल से भी बना रहे हो, हाथ से भी बना रहे हो, जहाँ पर भी कहीं और वेक्टर बनाए फिर आपको ज्वाइन करके ऊपर बनाना है, तो ट्राई करो इतना, मतलब थोड़ा परफेक्ट बनाओ ताकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो इस वेक्टर को उठाया मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन करके किया क्या, क्यों किया वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इसलिए किया कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की जो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया उसके बाद बी का जो हेड और ए का जो टेल है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ, ऐसे करके इनको ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो सी वेक्टर आएगा ना, ये इन दोनों वेक्टर का ही काम कर रहा है। जो दो वेक्टर्स किसी चीज़ पर लगकर, किसी ऑब्जेक्ट पर लगकर काम करेंगे, वो सी ही कर देगा। अब देखो ऐसी बात है, थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, तो क्या करते हैं, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। किसी चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक बॉक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक 3D में बॉक्स बना देता हूँ, ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब कोई पर्सन आया, उसने इस बॉक्स को पीछे से धक्का दिया और इस तरफ को धक्का दिया इस फोर्स से, जैसे मैंने मान लिया F1 फोर्स, और F1 से कितनी थी, 15 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो ये एक वेक्टर हो गया। अब देखो दूसरा आया, उसने इसको धक्का दिया इस तरफ, ठीक है, F2। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं F2 कितना है, 10 न्यूटन, अब 2 है, तो मैंने बोला कि ऐसा करो, तुम दो लोग धक्का मत दो इसको, ऐसा करो एक ही इंसान आओ और इस डायरेक्शन में और इतने मैग्नीट्यूड से धक्का मारो इसको, ताकि उन दोनों का ही काम एक बार में हो जाए। तो इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों वेक्टर्स को, ठीक है। तो वो कैसे करना है, इस वेक्टर को उठाओ F2 को और इसी डायरेक्शन में ऐसे बना दो, F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। फिर रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, कि रिजल्टेंट के लिए
इन दोनों को ऐसे जोड़ दो आगे की तरफ, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड जोड़ दो, वहाँ से जो बनेगा एफ आर बोल देते हैं, एफ रिजल्टेंट। और ये एफ रिजल्टेंट क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। अब अगर कोई भी तीसरा इंसान आके F2 नहीं FR है ना, FR जो रिजल्टेंट है, अगर कोई तीसरा पर्सन आके FR इस फोर्स से इस डायरेक्शन में है ना इसको पुश कर देगा अगर बॉक्स को, तो वही जो दो लोग काम कर रहे थे वो अकेला थर्ड पर्सन काम कर पाएगा, है ना। रिजल्टेंट उसने इतना काम कर दिया। तो देखो ये इस चीज़ का एक एप्लीकेशन हुआ। या फिर हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्यों ही आई पिक्चर में, इस चीज़ को समझने के लिए, है ना, इस चीज़ को समझने के लिए। वरना क्या होगा कि हमने बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्या किया, बॉक्स को बहुत सारी तरफ से फोर्स मतलब कुछ पुश कर दिया, फोर्स लगा दिया। अब हमको पता ही नहीं है कि बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, या फिर अगर हम उन सबको हटा के किसी एक पर्सन से उनको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करें, वो हमें पता ही नहीं है। तो वो चीज़ कैसे पता होगी, वो वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट निकाल के ऐसे पता होगी। और वहाँ पर क्या करते हैं, हेड टू टेल इनको ज्वाइन करते हैं। तो हेड टू टेल का एक एप्लीकेशन भी हो गया और समझ में भी आ गया कि क्यों ज्वाइन करना है, क्यों रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। ये होगी हेड और टेल की कहानी। फिर अब आते हैं कि आपने सुना होगा वेक्टर्स के कंपोनेंट्स करते हैं कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है। तो कंपोनेंट की नीड ही क्यों है, क्यों कंपोनेंट कर रहे हैं। ऐसा कर लो ना कि एक वेक्टर ऊपर लगा दो, एक वेक्टर इधर लगा दो, नहीं, क्या पता एक ही वेक्टर हो, है ना, ऐसा कुछ सिनेरियो। तो अभी ये सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको मैं कैसे समझूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, उससे समझते हैं, ठीक है। इसी में बॉक्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ दोबारा से। एक बॉक्स को ले लिया मैंने और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। तो मैंने मान ली ये बॉक्स है, उसका कुछ मास m है और ए पर्सन आया, पहला पर्सन ए, उसने बोला मैं तो इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा इस डायरेक्शन में, और उसने बोला कि मैं इसको ए मैग्नीट्यूड से खींचूंगा। तो उसके लिए जो ए वेक्टर है वो क्या है, ए का मॉड और ए की डायरेक्शन, सही है। तो उसके लिए ए वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर क्या है, फोर्स का वेक्टर इस फोर्स से। और मान लेते हैं कि या फिर आप एज्यूम भी कर सकते हो ए वेक्टर की वैल्यू जैसे मैं 15 न्यूटन मान लूँ, जो भी मान लो, जिस फोर्स से भी खींच रहा हूँ उसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसने ए ने बोला कि मैं तो इसको ऐसे खींचूंगा। फिर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है बी और एक खड़ा है यहाँ पर सी, दो लोग, एक ऊपर की तरफ एक सामने की तरफ, है ना, एक इस तरफ और एक ऐसे ऊपर की तरफ, दो लोग खड़े हुए। अब इन दोनों ने बोला कि ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ होगा बॉक्स, ज़मीन पे रखा है, टेबल पे रखा है, जहाँ पर भी रखा है, या उस प्लेटफॉर्म की सामने वाली डायरेक्शन पे भी खड़ा है ना, मतलब इस सेम एक्सेस पर। तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी इस वाली एक्सेस से, जो कि प्लेटफॉर्म की एक्सेस है, उससे एंगल है थीटा, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये मैंने मान लिया कुछ 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी हो, है ना, ठीक है, ये मैंने मान लिया। फिर अब देखो क्यों कंपोनेंट करना पड़ रहा है वो हम यहाँ पे समझ जाएंगे। बी ने बोला कि तुम ठीक है, तुम ए हो, पहले पर्सन हो, तुम इसको खींच के ले जा रहे हो अपनी डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड से, मान लिया 15 न्यूटन मैग्नीट्यूड से खींच के ले जा रहे हो। तुम ये बताओ कि तुम मेरी तरफ किस फोर्स से लेके आ रहे हो। तो ए कन्फ्यूज़ हो गया। इन्हें बोला कि मुझे इतना पता है कि मुझे इस बॉक्स को खींचने का काम मिला था और मैं 15 न्यूटन से लेके जा रहा हूँ। तो बी ने पूछा कि मुझे भी काम है, मुझे भी बताओ तो मेरी तरफ किस फोर्स से लेके आ रहे हो। तो ए ने बोला कि क्यों काम है, क्यों कंपोनेंट करना है, क्यों काम करूँ मैं ये। तो बी ने बोला एक्चुअली हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है कुछ, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं टाइम कैलकुलेट कर लूँ यार कि तुम मेरे पास कितनी देर में आ जाओगे और तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगा। तो ए ने बोला वो कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। तो बी ने बोला कि अगर मेरी तरफ आने वाला फोर्स F1 है तो मैं क्या करूँगा, F1 से m को डिवाइड कर दूंगा और मेरे को A1 एक्सेलरेशन मिल जाएगा मेरी तरफ आता हुआ, है ना, इसको AB भी लिख सकते हैं। और मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के ये पता कर लूँगा कि तुम मेरे पास कितने टाइम में आ जाओगे, मान लिया T1 टाइम में आ जाओगे, ठीक है, तो मैं तब तक कोई दूसरा काम कर लूँगा। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि तुम मेरी तरफ किस फोर्स से आ रहे हो। तो ए को पता लगा हाँ कंपोनेंट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर सी ने भी बोला कि यार मुझे भी बताओ कि तुम मेरी तरफ किस फोर्स से आ रहे हो, मुझे भी यही काम करना है। मैं भी क्या करूँगा कि F2 को
एम से डिवाइड कर लूँगा, जो मेरी तरफ आने वाला फोर्स है उसको एम से डिवाइड कर लूँगा और मुझे मेरी तरफ का एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। और एक्सेलरेशन पता लगने के बाद, या फिर ए सी भी बोल सकते हैं इसको, मैं T2 अपने लिए टाइम कैलकुलेट कर लूँगा कि यार तुम्हें मेरी तरफ इतना टाइम लगेगा आने में, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगा। तो ए ने बोला कि हाँ कंपोनेंट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस है। तो अब कंपोनेंट कैसे करेंगे? देखो, अगर बी की तरफ कंपोनेंट करना है तो हम क्या करते हैं, ए कॉस थीटा, जहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड है जो आप ऊपर की तरफ लगा रहे थे, और कॉस थीटा, थीटा क्या है, वो एंगल जिस एंगल पे वो था उस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो और डायरेक्शन तो इसको मिली गई, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है हमारा F1 इस डायरेक्शन में। और सी ने भी पूछा मेरी का भी बता दो, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा F2, तो उसको क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। तो अब इन दोनों को अपने अपने फोर्सेस मिल गए। बी क्या करेगी, ए कोस थीटा को एम से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेगी और काइनेमेटिक्स की इक्वेशन निकाल के, जो कि आगे हम सीखेंगे, ये निकाल लेगी कि मेरी तरफ निकाल लेगी या निकाल लेगा मेरी तरफ कितने टाइम में आने वाला है, T1 टाइम में आने वाला है ये, ठीक है। तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगा। तो इस एग्जांपल से, यूज एग्जांपल है, इससे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करने की ज़रूरत है फिजिक्स में, और क्यों है वो, ये एक एग्जांपल है। और भी ऐसे एग्जांपल हैं जिनसे समझ में आएगा कि कंपोनेंट करने की क्यों नीड है। लेकिन जो ये एग्जांपल है, ये बहुत ईजी एग्जांपल है, इससे एकदम समझ में आ गया होगा कि हाँ कंपोनेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कंपोनेंट वाली चीज़ भी होगी। तो अभी हमने किस 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 चीज़ का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देखा, एक वेक्टर्स का देखा कि वेक्टर्स की नीड क्यों ही पड़ रही है, और हेड और टेल को समझा, ठीक है, वेक्टर्स बनाने समझे, ठीक है। और उसके बाद क्या समझा, वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है, रिजल्टेंट कैसे देना है, ठीक है। फिर हमने क्या समझा, फिर हमने समझा कि कंपोनेंट्स करने की क्या नीड है, ठीक है। उसके फॉर्मूले भी सीख लिए कि नीचे की तरफ कंपोनेंट करना है तो ए कॉस थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट करना ए साइन थीटा। और याद रखना कि ये कंपोनेंट करते टाइम हमेशा जो ये जो चीज़ है, ये जो एक्सेस है सी की तरफ बी की तरफ, अगर मैं उसको ऐसे करके बनाऊँ नीचे की तरफ ऐसे, ये सी ये बी और ये वेक्टर था हमारा है ना, ए की डायरेक्शन में, और ये एंगल था थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। और यही हम आगे पढ़ेंगे 3 एक्सेस में, जैसे ऊपर हमारी वाई एक्सेस होगी या हमारी एक्स एक्सेस होगी, और यहाँ पर कोई वेक्टर होगा तो हम बोलेंगे एक्स का कंपोनेंट बता दो, है ना, एक्स का कंपोनेंट बता दो इस ए का, है ना, एक्स की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है इस फोर्स का, तो हम वहाँ लिख दिया करेंगे कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, जो कि थीटा एंगल है, और ऊपर की तरफ लिख दिया करेंगे ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ऐसे करके कंपोनेंट आ गया। इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें ऊपर पता लग गई, ठीक है। अभी कौन से काम हो गए, मूव करके देख लिया, वेलोसिटी वाले वेक्टर बनाने देख लिए, है ना, और फोर्स अप्लाई करके देख लिया कैसे करना है। उसके बाद हेड टेल को समझ लिया, कंपोनेंट्स को समझ लिया, है ना। अब 2 एग्जांपल देख लेते हैं, नेविगेशन एंड फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, है ना। क्यों, जैसे क्या यूज़ होगा इसका, क्या ही यूज़ आ रहा होगा फिजिक्स में। 2 सिंपल से एग्जांपल, बहुत सिंपल। जैसे मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर नेविगेशन, ठीक है, और एक लिखता हूँ यहाँ पे फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, है ना, ठीक है। ये 2 एग्जांपल लिख लिए। अब नेविगेशन में, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई भी एक एरोप्लेन है, ठीक है, ऐसे, और वो फ्लाई कर रहा है आगे की तरफ, है ना, और यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में वाटर की फ़्लो का, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर सप्लाई है कोई, और वो कुछ पाइप वगैरह से कुछ घरों में पानी को भेजती है, मान लिया ए, और फिर बी को भी जोड़ती है, सी को भी जोड़ती है ऊपर की तरफ, है ना, सी को भी जोड़ती है। अब देखो पहले वाले में, देखो नेविगेशन में जैसे एरोप्लेन आगे की तरफ उड़ रहा है तो हवा में उड़ता है ना, ठीक है। तो फिर आप क्या करें कि यहाँ पर मान लीजिए तो कोई पायलट बैठा हुआ है, और कहीं भी एक स्टेशन है जो कि एक इन्फॉर्मेशन रखता है वर्ल्ड वाइड की कि वेदर कंडीशन हर जगह कैसी चल रही हैं, और उसने इस एरोप्लेन वाले को बताया, पायलट को मैसेज किया, और उसको एक मैप भेजा, उसको एक मैप में बताया कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और आगे साइक्लोन है एक, है ना, या फिर जो भी कुछ भी तूफान चल रहा है ऊपर हवा में, मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पर है, तो कुछ प्रिकॉशंस लो
और उसी हिसाब से अपना जो एरोप्लेन है उसको फ्लाई करना, ठीक है। तो पायलट को कैसे पता लगेगा आगे कैसी सिचुएशन है? क्या वो सिर्फ इतना जान के ये सब कुछ समझ सकता है कि हाँ आगे साइक्लोन आ रहा है तो मुझे क्या करना है? नहीं समझ सकता। उसे क्या एक मैप चाहिए। उस मैप में क्या होगा कि एयर कैसे ऊपर की तरफ इधर उधर जा रही है, उसका क्या डायरेक्शन है ना, वो किस स्पीड से इधर उधर जा रही है, ये सब कुछ चाहिए उसको। तो उसने क्या बोला, चलो ठीक है, मैं तुमको जो हमारा स्टेशन है बहुत दूर जो कि सबको वॉच करता है ये स्टेशन, उसने बोला कि मैं तुमको एक मैप भेजता हूँ, उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा कि आगे कैसी सिचुएशन है एक वेक्टर से, है ना। तो उसने बोला कि ये भेज दिया उसने मैसेज, और इस मैसेज में उसने दिखाया कि आगे जब तुम 100 किलोमीटर आगे पहुंचोगे तो वहाँ पर हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही हैं, ऐसे करके उसने बता दिया, इस डायरेक्शन में चल रही हैं 50 किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। और उसने बताया कि इस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं, वो चल रही हैं 100 किलोमीटर पर आवर पर, और कुछ कुछ हवाएं ऐसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में भी चल रही हैं, वो मान लिया 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये ठीक है। तो पायलट ने बोला हाँ। ये देख के मैं एकदम समझ गया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि वहाँ का एक्चुअल सिनेरियो क्या है, मुझे वहाँ कैसे अपना प्लेन फ्लाई करना है, और फिर पायलट उसी हिसाब से अपना एरोप्लेन फ्लाई करेगा, ठीक है। ये तो होगी नेविगेशन की बात। फिर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग में देख लेते हैं कि इसका एक एग्जांपल की सप्लाई थी, और ये सप्लाई किसकी, वाटर सप्लाई कि हम पानी को इसके अंदर से भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो पाइप को जूम करके देखते हैं, पाइप की जूम करके क्या होगा कि मान लिया कि कहीं पे पाइप पतला है, कहीं पे पाइप मोटा हो रहा है, फिर पतला हो रहा है ना, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, इसके अंदर हम जाके क्या देखेंगे कि ये सब क्यों करते हैं वो हम फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तो यहाँ पर इसको अंदर जूम करके वाटर को देखते हैं, वाटर के फ्लो को देखते हैं, है ना। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अंदर वाटर का कैसा फ्लो है, मैं बोल रहा हूँ कि वाटर अंदर जाके घूम रहा है किसी डायरेक्शन में और उसके बाद आगे जा रहा है, इसलिए वाटर को ए से बी की तरफ आने में, या फिर जैसे मैंने ये कहाँ पे लिया है सप्लाई ऑफ वाटर से ए तक, तो मैं यही मान लेता हूँ सप्लाई से लेकर ए तक आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है एक जगह पे। वो जगह कौन सी है, वो जगह है ये वाली, ये। और उसको मैंने जूम किया, उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने बोला कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पानी आ रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका फ्लो में कुछ चेंज आ रहा है और फिर वो आगे जा रहा है ना, कंसिस्टेंट नहीं है अपने फ्लो में। तो अब ये बात बोलने में बहुत बेकार सी लगती है और इनकम्प्लीट लगती है कि कुछ पता तो नहीं लग रहा है इस बात में, मैं क्या करूँ, उसको डायग्राम को जूम करके कुछ बता भी नहीं सकता। मैं किसी ऐसे इंसान को दूँ जिसको फ्लूइड डायनेमिक्स आती है ना, और मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं उसको क्या बना के दूँ ऐसा कि वो समझ जाए कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी तो इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। तो मुझे वेक्टर्स की हेल्प से मैं बता सकता हूँ उसको। जैसे मैंने वाटर बनाया अंदर की तरफ, जैसे मैं इससे वाटर बना लेता हूँ अंदर, है ना, जैसे ये वाटर है अंदर की तरफ जब आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, ठीक है, ये मैंने वाटर बना लिया इस पाइप के अंदर। और अब मैं क्या बताऊँगा, पिंक कलर से ऑरेंज भी चल जाएगा, ठीक है, ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं क्या बताऊँगा कि मैं जो जिसको फ्लूइड डायनेमिक्स आती है मैं उसको ये डायग्राम बना के दूंगा। कैसे मैं दूंगा कि अच्छा फ्लो ऐसे करके अंदर आया था वाटर का, और फिर फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ऊपर टकरा रहा है और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, अंदर एक टर्बुलेंस बन रही है ना पाइप में, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है और फिर वाटर आगे की तरफ चला जा रहा है। तो जब मैं ये डायग्राम दूंगा जिसको फ्लूइड डायनेमिक्स आती है, तब वो अच्छे से एक सॉल्यूशन बता पाएगा मुझे, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये फिक्स कर देता हूँ पाइप में, तो तुम्हारा पानी थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए कि वेक्टर्स को क्यों ही यूज़ करना है, क्यों वेक्टर पैदा हो रहे हैं फिजिक्स में, क्यों मतलब क्यों पिक्चर में आ रहे हैं, है ना। तो ये इन सब का यूज़ है। अब देखो आगे की जो मैथमेटिक्स वाली पार्ट है, जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, और इनके क्वेश्चंस, इनको कंपोनेंट्स लेके कैसे सॉल्व करते हैं, और जो भी है कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि इधर कंपोनेंट है उधर है और नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये सब जो कैलकुलेट करते हैं वो सब आगे करेंगे। इस वीडियो में तो तुम बस ये समझो, पूरे के पूरे 30 मिनट दो अच्छे से समझो कि ये वेक्टर्स क्यों ही आ रहे हैं फिजिक्स में, है ना, वेक्टर्स क्यों आ रहे हैं फिजिक्स में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स को कंपोनेंट हम क्यों कर रहे हैं, है ना, और वेक्टर्स को क्यों हम ज्वाइन करके रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, है ना, उनके क्यों यूजेस आ रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना।
वेक्टर्स क्यों पिक्चर में आए, ठीक है। अब देखो इसकी जो थोड़ी थ्योरी है ना, कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको मैं आपको नोट्स में नीचे दे दूंगा, इसको रीड कर लेना। आगे एक वीडियो और दूंगा मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के इंट्यूशन के लिए है ना, और उतना हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स वाला पार्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं है ना, वो स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये क्यों पिक्चर में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट।